हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज से हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में जो एक्ट सब्सिम हुई हैं उन्हें शुरू करेंगे, जिसमें पहली एक्ट हमारी एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्ट को ओरिजिनली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कहा जाता था और 2009 में इसका नाम बदलकर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 रख दिया गया था। अब ये चेंज इसीलिए किया गया क्योंकि सेकंड कमीशन ऑन लेबर ने रिकमेंडेशंस किए थे कि एम्प्लॉय को वर्कमैन से सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, और जेंडर न्यूट्रल नाम एक साउंड कर रहे, इसीलिए ये सब किया गया है। ठीक है, ये एक्ट है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 पूरे इंडिया पर अप्लाई होती है और 1 जुलाई 1924 को ये फोर्स में आई थी। डेफिनेशंस, इसके हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे क्योंकि कमिश्नर और कंपनसेशन ये सभी एज प्रोवाइडेड ही हैं तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बेसिकली ये एक्ट जो है मेनली बात करता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी या तो परमानेंटली या टेम्परेरी डिसेबल हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। अब डिसेबिलिटी के केस में उस एम्प्लॉय को ही कंपनसेशन दिया जा सकता है, लेकिन डेथ के केस में उसे डिपेंडेंट्स को कंपनसेशन दिया जाएगा। तो डिपेंडेंट कौन होता है उस डिसीज्ड एम्प्लॉय का, वो देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी डिपेंडेंट्स कौन है? विडो एम्प्लॉय की जो विडो होगी वो, माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन। ठीक है, लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन दोनों ही जो माइनर हैं, अनमैरिड लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर बेटी है जो कि अनमैरिड है, लेजिटिमेट या फिर एडॉप्टेड कोई भी हो सकती है, और विडोड मदर विधवा माँ भी प्राइमरी डिपेंडेंट में आएंगी। ठीक है, नाउ डिपेंडेंट एडल्ट चिल्ड्रन। अब एडल्ट चिल्ड्रन भी डिपेंडेंट हो सकते हैं अगर सन और डॉटर, बेटा या फिर बेटी 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन इनफर्म हैं, यानी फिजिकली इतने केपेबल नहीं हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। ठीक है, वो एम्प्लॉय पर ही डिपेंडेंट थे, बट ओनली इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। लेकिन सिर्फ तब जब इस एम्प्लॉय की डेथ के समय ये जो एडल्ट सन और डॉटर थे ये पूरी तरह से उस एम्प्लॉय की अर्निंग्स पर ही डिपेंडेंट थे। नाउ अदर रिलेटिव्स, इफ होली और इन पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब इनमें से कोई भी या तो पूरी तरह या फिर इन पार्ट एम्प्लॉय की अर्निंग्स पर डिपेंडेंट थे एम्प्लॉय की डेथ के दौरान, तो उन्हें डिपेंडेंट माना जाएगा। विडोअर, ठीक है, हस्बैंड हु वॉज डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ्स अर्निंग्स। पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, यानी हो सकता है स्टेप पेरेंट्स हो, फादर हो। ठीक है, उसके अलावा भी कैटेगरी 3 में आते हैं। माइनर इललेजिटिमेट सन, अनमेरिड इललेजिटिमेट डॉटर, या फिर और अ डॉटर इफ माइनर एंड इफ मैरिड एंड अ माइनर, और इफ विडोड एंड अ माइनर। ठीक है, माइनर ब्रदर और एन अनमेरिड सिस्टर और अ विडोड सिस्टर इफ अ माइनर। ये सभी आप बस एक बार देख लीजिए, और मेनली इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी ही है। ठीक है, उसके अलावा जो भी कुछ आ रहा है ना वो थर्ड कैटेगरी में ही है। इसके अलावा विधवा बहू जो होगी, यानी एम्प्लॉय के बेटे की पत्नी जो विधवा हो चुकी है वो डिपेंडेंट में आएगी। ठीक है, माइनर चाइल्ड है ऑफ प्री डिसीज्ड सन, यानी एम्प्लॉय के का जो बेटा था उसकी डेथ हो चुकी है और उसका जो माइनर चाइल्ड है वो डिपेंडेंट में आएगा। माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर वेयर नो पेरेंट ऑफ चाइल्ड इज अलाइव, यानी एम्प्लॉय की जो बेटी थी उसका कोई माइनर चाइल्ड है, अब एम्प्लॉय की बेटी की डेथ हो चुकी है पहले ही, एम्प्लॉय की डेथ के पहले ही। ठीक है, प्री डिसीज यानी कि पहले ही डेथ हो चुकी है, और उस बेटी का कोई माइनर चाइल्ड है और उस माइनर चाइल्ड के कोई भी पेरेंट अलाइव नहीं है, तो वो इस एम्प्लॉय की का डिपेंडेंट होगा। एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर इफ़ नो पेरेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज़ अलाइव। अब एम्प्लॉय के खुद के अगर कोई पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं लेकिन पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं तो वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। नाउ सन, डॉटर या फिर चाइल्ड, यहाँ पर एडॉप्टेड सन, डॉटर और चाइल्ड भी माने जाएंगे, उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, एडॉप्टेड को भी। एम्प्लॉय कौन होगा? कोई भी रेलवे सर्वेंट जो रेलवे एक्ट 1989 में डिफाइंड है और जो परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं है रेलवे के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल ऑफिस में, या फिर इस एक्ट के शेड्यूल 2 में जो भी एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं।
एम्प्लॉयमेंट की एक लिस्ट दी हुई है इस एक्ट के शेड्यूल 2 में, उसमें से किसी भी एम्प्लॉयमेंट में ये रेलवे सर्वेंट काम नहीं कर रहा है तो फिर इस एक्ट के लिए उसे एम्प्लॉय माना जाएगा। इसके अलावा पर्सन इन स्पेसिफिक कैपेसिटीज़ आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं और ऐसा एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो इस एक्ट के शेड्यूल 2 में डिफाइंड है, ठीक है, जो कि एक पानी के जहाज़ का मास्टर हो सकता है, सी मैन हो सकता है, क्रू मेंबर हो सकता है, किसी एयरक्राफ्ट का कैप्टन या क्रू मेंबर हो सकते हैं, मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर हो सकते हैं, या फिर पर्सन रिक्रूटेड फॉर वर्क अब्रॉड बाय अ कंपनी, यानी कि ऐसा पर्सन है जिसे फॉरेन की किसी कंपनी ने रिक्रूट किया हुआ है। नाउ एम्प्लॉयड इन एनी कैपेसिटी specified in schedule 2 where the contract was made before or after this act, whether the contract was expressed, implied or oral in writing, यानी किसी भी कैपेसिटी में शेड्यूल 2 के जो एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं उसमें काम के लिए उसे एम्प्लॉय किया गया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ये इस एक्ट के पहले या फिर बाद में बनाया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चाहे एक्सप्रेस्ड हो, इम्प्लाइड हो, ओरल हो या फिर राइटिंग में हो, सब चलेगा इस एक्ट में। लेकिन एम्प्लॉय किसे नहीं माना जाएगा? आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को। नाउ इफ़ द एम्प्लॉय हैज़ डाइड, द वर्ड एम्प्लॉय इन दिस एक्ट इज़ रीडिंग एज इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट्स, यानी बेसिकली एम्प्लॉय जिसकी डेथ हुई है ना, उसमें एम्प्लॉय टर्म के लिए डिपेंडेंट्स को भी एम्प्लॉय ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लेम के पर्पज़ के लिए, कंपनसेशन के पर्पज़ के लिए। एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉयर इंक्लूड्स एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मैनेजिंग एजेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयर। ऐसा एम्प्लॉयर जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी एम्प्लॉयर ही माना जाएगा। अब यहाँ पर स्पेशल सिचुएशन है, एक एम्प्लॉयर है जिसने अपने जो एम्प्लॉय हैं, यानी कि एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में कोई वर्कर्स काम कर रहे थे और उन वर्कर्स को उसने किसी और एम्प्लॉयर के पास भेज दिया काम करने के लिए, तो इस केस के लिए जो दूसरा एम्प्लॉयर है ना, उसे उन एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, कंपनी ए lends इट्स वर्कर्स टू कंपनी बी फॉर टेम्परेरी वर्क, कंपनी बी बिकम्स द एम्प्लॉयर, सीधी सी बात है, ठीक है, जो काम करवा रहा है एम्प्लॉयर वही रहेगा। अब मैनेजिंग एजेंट कौन होगा? सबसे पहले तो एक फैक्ट्री का, मान लीजिए बिजनेस का एक ओनर था, ठीक है, बिजनेस का एक ओनर था और उसने अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को रखा है, ठीक है, उसने अपॉइंट कर लिया, तो उसे मैनेजिंग एजेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंडिविजुअल मैनेजर्स सबऑर्डिनेट टू एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने जो अपनी कंपनी में काम करने के लिए मैनेजर्स को रखा हुआ है, जो आपने सुना होगा कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं, तो उन्हें यहाँ पर मैनेजिंग एजेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के सबऑर्डिनेट हैं, एम्प्लॉयर के नीचे, एम्प्लॉयर के अंडर, मतलब छोटे पद पर काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। माइनर, 18 साल से कम की उम्र का जो भी है माइनर माना जाएगा। पार्शियल डिसेबलमेंट, ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन पर और इन पर ही पूरी एक्ट ये टिकी हुई है, ठीक है। टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ऐसा डिसेबलमेंट जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है उस काम में जिस काम को करते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। मान लीजिए एक एम्प्लॉय था, एक वर्कर था, वो प्लास्टिक बॉटल्स बनाते हुए उसके हाथ में चोट आ गई और वो टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट उसे हो गया, ठीक है। अब क्योंकि जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ वो प्लास्टिक की बॉटल्स बना रहा था, तो ये काम अब वो नहीं कर सकता, तो ये टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट में आएगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट यानी कि वो उस ये प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने का और ऐसा कोई भी और काम कर ही नहीं सकता, परमानेंटली नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये है कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में एक अर्निंग कैपेसिटी होती है, ये जो अर्निंग कैपेसिटी है ना, ये कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मान लीजिए 20% हो गई, ठीक है, या 40% हो गई, उसका एक हाथ कट गया, तो 20% या 40% उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है एवरी एम्प्लॉयमेंट इन विच ही वॉज केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम, यानी एक्सीडेंट होने के पहले जितने भी कामों में वो काम कर सकता था अब नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो चुका है, ठीक है। नाउ एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 शैल बी डीम्ड टू बी रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, यानी शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में जितनी भी इंजरीज दी हैं ऐसा माना जाएगा कि उन इंजरीज की वजह से परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है बेसिकली, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ओके। सी मैन कौन होता है? जो पानी के जहाज़ पर काम करते हैं,
उनमें उस जहाज़ के क्रू का कोई भी मेंबर जो होगा उसे सीमैन माना जाएगा, लेकिन इसमें उस शिप के मास्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नाउ टोटल डिसेबलमेंट। अब देखो, परमानेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट में फ़र्क ये है कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में जो अर्निंग कैपेसिटी का रिडक्शन होता है, लॉस होता है, वो 100% या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है उसमें 20 से 40% या 100 से कम ही होता है बेसिकली। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है। नाउ टोटल डिसेबलमेंट मतलब कोई भी ऐसा डिसेबलमेंट, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, जिससे एम्प्लॉय सारे काम करने के लिए मतलब अब वो कोई भी काम, ऐसा काम नहीं कर सकता जो काम वो एक्सीडेंट के पहले कर सकता था, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट उसके पहले जो भी काम वो कर सकता था अब नहीं कर सकता क्योंकि डिसेबलमेंट हो चुका है। नाउ कोई भी इंजरी जो शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में दी हुई है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज जो पार्ट 2 में दी हुई है, जिसकी वजह से टोटल परसेंटेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी का लॉस जो होता है एम्प्लॉय का वो 100% या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उसे टोटल डिसेबलमेंट में माना जाएगा। वेजेस क्या होते हैं? कोई भी प्रिविलेज या बेनिफिट्स जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में एस्टिमेट किया जा सके वो वेजेस होते हैं, लेकिन इसमें ट्रैवल अलाउंस या कंसेशंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और कोई भी स्पेशल एक्सपेंसेस यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएंगे वेजेस में। नाउ सबसेक्शन 3, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन के ज़रिए अपने ऑफिशियल गज़ट में जो शेड्यूल 2 में क्लास ऑफ पर्सन्स हैं हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं उन्हें ऐड कर सकता है, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को ये करने से पहले 3 महीने का नोटिस देना होगा, किसे? टू शेड्यूल 2, ऐड टू शेड्यूल 2 एनी क्लास ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन, यानी बेसिकली जो भी लोग गवर्नमेंट के इस डिसीजन से अफेक्ट होंगे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस को शेड्यूल 2 में ऐड कर रही है, तो इस डिसीजन से जो भी लोग अफेक्ट होंगे उन्हें गवर्नमेंट एक नोटिस देगी, और ये नोटिस 3 महीने पहले होगा। यानी अगर गवर्नमेंट को मान लीजिए दिसंबर में अपना जो हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन है उसे ऐड करना है, तो दिसंबर के 3 महीने पहले उन्हें ये नोटिस देना होगा, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है तो पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा, स्टेट गवर्नमेंट किया है तो उस स्टेट में ही होगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजंस को किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स या फिर स्पेसिफाइड इंजरीज पर भी अप्लाई कर सकती है, सभी पर अप्लाई ना करके। नाउ चैप्टर 2 एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला बेसिक रूल ये है कि जैसे ही किसी एम्प्लॉय को एक्सीडेंट के ज़रिए यानी काम करने के दौरान, ये ध्यान देना कि जिस काम में एम्प्लॉयर ने उसे रखा हुआ है उस काम को करने के दौरान किसी एम्प्लॉय को पर्सनल इंजरी आ जाती है, तो फिर एम्प्लॉयर लायबल होगा उसे कंपनसेशन देने के लिए। लेकिन एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं होगा? जब जो इंजरी एम्प्लॉय को हुई है उसकी वजह से उसे टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए एक वर्कर था, वो फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है, उसका एक हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ गया और ऐसा लग रहा था कि पार्शियल डिसेबलमेंट उसे हो सकता है, लेकिन 2 दिन के बाद ही उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया और वो अब काम करने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर उसे कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि वो इंजरी जो थी वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं चली। एम्प्लॉय ने अपनी गलती से एक्सीडेंट किया है, यानी जो उसका एक्सीडेंट हुआ है वो नशे में हुआ है, ड्रग्स किए हुए थे उसने या फिर शराब पीकर वो काम कर रहा था, ठीक है। विलफुल डिसओबीडेंस ऑफ एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉयर है उसने साफ साफ बोला था कि सभी को सेफ्टी गार्ड्स पहनने काम करने के दौरान, लेकिन एम्प्लॉय ने उसकी बात मानी नहीं और वो बिना सेफ्टी गार्ड्स के ही काम करने लगा और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर लायबल नहीं है उसे कंपनसेशन देने के लिए। विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड, सेम वही कंडीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉय अगर किसी भी सेफ्टी प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज कर रहा है या फिर मान नहीं रहा है या फिर एम्प्लॉयर के सामने उसने सेफ्टी गार्ड्स पहन लिए लेकिन काम करने के दौरान उतार दिए, है ना, तो यहाँ पर एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है कंपनसेशन देने के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को एक्सीडेंट की तरह काउंट करो। इसके पार्ट ए जो है शेड्यूल 3 का,
उसके हिसाब से अगर कोई भी डिसीज़ हो जाता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाता है किसी एम्प्लॉय को काम करने के दौरान, तो उसे एक्सीडेंट माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 3 के पार्ट बी में ये कह रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो किसी एम्प्लॉयर के अंडर कंटिन्यूसली 6 महीने तक काम कर रहा है और उसे कोई ऐसा डिसीज़ हो जाता है जो पार्ट बी में दिया हुआ है, तो उसे एक्सीडेंट माना जाएगा। ठीक है। पार्ट में बेसिकली ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो दिए हुए हैं वो एक्सीडेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन 6 महीनों में वो पीरियड काउंट नहीं होगा जिस पीरियड में इस एम्प्लॉय ने किसी दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है, दूसरी फैक्ट्री में काम किया है दूसरे एम्प्लॉयर के पास, तो उस पीरियड को इन 6 महीनों में काउंट नहीं किया जाएगा। शेड्यूल 3 का पार्ट सी कहता है अगर कोई एम्प्लॉय काम करने के दौरान एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के अंडर काम करता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक पीरियड स्पेसिफाई करेगी कि भैया अगर तुम इतने पीरियड तक, मिनिमम इतने पीरियड तक काम कर रहे हो और तुम्हें कोई डिजीज़ हो जाता है, उस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड कोई डिजीज़ होता है, तो उसे भी एक्सीडेंट मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 महीने का एक पीरियड डिफाइन कर दिया कि अगर तुम एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रहे हो और काम करने के 8 महीने के अंदर अंदर तुम्हें अगर कोई भी डिजीज़ हो जाता है, या फिर मिनिमम 8 महीने के बाद भी अगर कोई डिजीज़ हो जाता है, तो उसे यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मानकर एक एक्सीडेंट मानेंगे और तुम्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। नाउ अब ये 8 महीने वाला पीरियड याद रखना, इसे अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नाउ शॉर्टर पीरियड फॉर सी, यहाँ पर जो अभी 8 महीने वाला हमने देखा था 8 मंथ्स, कोई भी एम्प्लॉय है जो पार्ट सी में, जो अभी हमने ये वाला देखा था शेड्यूल 3 का पार्ट सी, उसके तहत उसे कोई डिजीज़ हो गया है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हुआ है, लेकिन ये डिजीज़ उसे 8 महीने से कम समय में हो गया है। गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया तुम कम से कम 8 महीने काम करो, उसके बाद तुम्हें जो डिजीज़ होगा उसको फिर हम देख लेंगे, ठीक है, उसके लिए हम तुम्हें कंपनसेशन दिलवाएंगे। लेकिन उसे जो डिजीज़ हुआ है वो 2 महीने के अंदर ही हो गया है ना। और अगर वो ये प्रूव कर देता है या फिर ये साबित हो जाता है कि उसे ये जो डिजीज़ हुआ है 2 महीने के अंदर अंदर, ये उसी काम करने के दौरान हुआ है जिस काम में वो इंडल्ज था, इन्वॉल्व था, ठीक है, एम्प्लॉयर के अंडर, तो फिर उसे एक इंजरी बाय एक्सीडेंट ही माना जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट डिजीज़, अब कई एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं तो उस समय काम करने के दौरान उन्हें डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन जब वो काम छोड़ देते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है या फिर टर्मिनेशन हो जाता है उनकी सर्विसेज का, उसके बाद उस डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये साबित हो जाता है कि एम्प्लॉय जिसने किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम किया है पार्ट बी में, ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट बी, या फिर एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के अंडर काम किया है पार्ट सी में कंटिन्यूस पीरियड के लिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी सर्विसेज ख़त्म होने के बाद जो भी डिजीज़ पार्ट बी और सी में दिए हैं वो उसे हो जाते हैं, तो ऐसा ही माना जाएगा कि काम करने के दौरान ही उसे वो डिजीज़ हुआ है। एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय था जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है, और वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स, यानी मान लीजिए 3 एम्प्लॉयर्स के अंडर फैक्ट्रीज में काम कर रहा था, हर फैक्ट्री में जाके काम करता था। अब जब उसका काम ख़त्म हुआ तो उसे कोई ऐसा डिजीज़ हो गया, और अब यहाँ पर ये प्रोविज़न कहता है कि भैया वो डिजीज़ तुम्हें जो हुआ है ना वो काम करने के दौरान ही हुआ है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि वो डिजीज़ काम से ही होता है, ठीक है, और इसे अब इंजरी बाय एक्सीडेंट माने जी। अब मल्टीपल एम्प्लॉयर्स की वजह से अगर इंजरी हुई है तो इफ़ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एनी एम्प्लॉयमेंट इन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 पार्ट सी कॉन्ट्रैक्ट्स एनी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो उस एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उस डिजीज़ को कॉन्ट्रैक्टिंग इज डीम्ड टू बी इंजरी बाय एक्सीडेंट अगर वो एम्प्लॉयमेंट एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंडर था। तो फिर सभी एम्प्लॉयर्स जितने भी होंगे, मान लीजिए वो एम्प्लॉय जो था वो 3 एम्प्लॉयज़ के अंडर काम कर रहा था, तो ये तीनों ही एम्प्लॉयर्स लायबल होंगे उसे कंपनसेशन देने के लिए, लेकिन प्रोपोर्शन में देंगे। ऐसा नहीं कि अगर उसे कंपनसेशन, टोटल कंपनसेशन 2 लाख रुपए मिलना था, ठीक है, 2 लाख रुपए मिलना था, तो ये तीनों ही एम्प्लॉयर्स उसे 2-2 लाख रुपए देंगे, ऐसा नहीं होगा, तीनों मिलकर उसे 2 लाख रुपए देंगे, ठीक है, ऐसा होगा बस। पावर टू ऐड एम्प्लॉयमेंट्स एंड डिजीजेस, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि यहाँ पर शेड्यूल 3 में एम्प्लॉयमेंट्स और डिजीज़ को ऐड कर सकती है, वही 3 महीने का नोटिस देने के बाद। नाउ डिजीज़ मस्ट बी लिंक्ड टू स्पेसिफिक एक्सीडेंट,
यहाँ पर कंपनसेशन सिर्फ तब दिया जाएगा जब कोई डिजीज़ जो उस एम्प्लॉय को हुआ है वो उसे काम करने के दौरान ही हुआ हो, ये साबित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डिजीज़ लेकर आ गए और कंपनसेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो डिजीज़ जो हुआ है वो तुम्हें काम करने के दौरान ही हुआ है, ये साबित होना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा। नाउ कंपनसेशन एक्ट वर्सेस सिविल कोर्ट। अब यहाँ पर एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सिविल कोर्ट में चला जाए, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस कर दे, सिविल सूट फॉर डैमेजेस के लिए केस कर दे, और कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, वर्कर को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अब इस केस में अगर तुम सिविल कोर्ट जा रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा जो राइट टू कंपनसेशन है एम्प्लॉयर के प्रति, मतलब तुम जो एम्प्लॉयर से अपना कंपनसेशन मांग सकते थे वो अब नहीं मांग सकते। तो बेसिकली सीधा सबसेक्शन 5 कह रहा है कि या तो तुम सिविल कोर्ट में केस करके डैमेजेस ले लो, ठीक है, या फिर कंपनसेशन फाइल कर दो और एम्प्लॉयर से जो भी तुम्हारा कंपनसेशन बनता है कमिश्नर के ज़रिए अपना कंपनसेशन ले लो। बस दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुमने एम्प्लॉयर से कंपनसेशन भी ले लिया और सिविल कोर्ट में केस भी कर दिया एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, दोनों चीज़ें नहीं करोगे। पांचों उंगलियां तुम्हारी घी में नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ तुम कर सकते हो। नाउ सेक्शन 4, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेथ के केस में जो भी मंथली वेजेस उस एम्प्लॉय के थे, वर्कर के थे, उसका 50% मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर। अब ये रेलिवेंट फैक्टर क्या है? इस एक्ट के शेड्यूल 4 में कुछ रेलिवेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि एज से कंपेरेबल हैं। जितनी कम एज होगी रेलिवेंट फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा एज होगी रेलिवेंट फैक्टर उतना ही कम होगा, क्योंकि ये लॉजिकल भी है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है, ऐसा वर्कर है जिसकी उम्र 20 साल है और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसे परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उसके सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना अभी, है ना। अब पूरी ज़िंदगी जब उसे परमानेंट डिसेबलमेंट हो चुका है, वो काम कर ही नहीं सकता, तो खाएगा कैसे, जिएगा कैसे, है ना। तो उसका जो रेलिवेंट फैक्टर होगा इसीलिए वो ज़्यादा होगा। अब दूसरी तरफ कोई 60 साल का वर्कर है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे भी परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, लेकिन उसका रेलिवेंट फैक्टर कम है क्योंकि उसके सामने ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। ये हार्श है बट ट्रू है, ठीक है। इसीलिए रेलिवेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि तुम्हें कंपनसेशन कितना मिलेगा। तो डेथ के केस में 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर, या फिर 1,20,000 रुपये, जो भी इन दोनों में से ज़्यादा होगा वो उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन के रूप में मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉय की फैमिली को, बेसिकली डिपेंडेंट्स को। नाउ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये जो 1,20,000 और 1,40,000 रुपये हैं, ये कई सोर्सेस में कई जगह आपको हो सकता है 1,40,000 डेथ के केस में और 1,70,000 रुपये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में मिलते हैं। हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन कोई भी ऑफिशियल सोर्स के ज़रिए मुझे अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसीलिए जो लास्ट जहाँ पर कंपनसेशन अमाउंट्स एक्ट में लिखे हुए हैं, ओरिजिनल एक्ट में, बेयर एक्ट में, वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओके। इन्हें 2009 में बढ़ाया गया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में, अब देखो डेथ के केस में तो फैमिली में से एक मेंबर कम ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर डेथ के केस में कंपनसेशन कम है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में एम्प्लॉय जिंदा है लेकिन कमा नहीं सकता, तो एक और डिपेंडेंट हो गया, है ना। इसीलिए यहाँ पर 60% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर, उतना वेजेस उतना कंपनसेशन, या फिर 1,40,000 रुपये, जो भी ज़्यादा हो इन दोनों में से वो उस एम्प्लॉय को मिलेगा। नाउ पावर टू एनहेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर समय समय पर इस अमाउंट को, कंपनसेशन अमाउंट को एनहेंस कर सकती है, बढ़ा सकती है। रेलिवेंट फैक्टर क्या है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेज सीलिंग होती है जिस पर ये रेलिवेंट मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, 50% ऑफ मंथली वेजेस। अब ये मंथली वेजेस कितने होंगे? तो बेसिकली यहाँ पर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इस लिमिट को 8,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया था, ठीक है। तो इस लिमिट पर ही ये कंपनसेशन कैलकुलेट किए जाते हैं। नाउ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के लिए ये सबसेक्शन कह रहा है, ये क्लॉज कहता है कि तुम परमानेंट टेम्परेरी डिसेबलमेंट जो है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट सॉरी, उसे, उसका जो कंपनसेशन अमाउंट होगा ना वो कैलकुलेट कर लो और उसके हिसाब से जितना भी परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुआ है उस हिसाब से कंपनसेशन प्रोवाइड कर दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई इंजरी जो एम्प्लॉय को हुई है उसकी वजह से उसका 40% अर्निंग कैपेसिटी लॉस हो गई, ठीक है। तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट जो है
उस अमाउंट का 40% इसे कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा। मान लीजिए परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में उसे 20,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में मिल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर 40% उसका लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो गया परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में, तो उसे 8,000 रुपये कंपनसेशन दे दो, बस ये बात इतनी सी कह रहा है। इंजरी, ऐसी कोई इंजरी हुई है जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई नहीं है, तो यहाँ पर जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, जो डॉक्टर होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि इस एम्प्लॉई के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें कितना उसकी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हुआ है, कितनी रिडक्शन हुआ है, उस हिसाब से अगेन सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का जितना भी % इसका लॉस हुआ है उसे दे दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इसका एक हाथ कट चुका है और उसका जो 20% है, 20% इसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो चुकी है, तो फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का 20% इसे कंपनसेशन के रूप में दे दिया जाएगा, बस। नाउ मल्टीपल इंजरीज, एक ही एक्सीडेंट से मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, तो फिर यहाँ पर जितने भी उसे कंपनसेशन मिलने हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। मान लीजिए एक हाथ टूटने से उसकी अर्निंग कैपेसिटी 20% कम हो गई, ठीक है, एक पैर टूटने से 40% और कम हो गई, तो ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और उसका जितना भी कंपनसेशन का अमाउंट बनेगा वो उसे दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है कि जो भी ये एग्रीगेटेड ऐड अप जो कंपनसेशन दोगे वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मान लो उसे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 2 लाख रुपए मिलने वाले थे, ठीक है, लेकिन ये जो इंजरीज उसे इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से सभी को ऐड करने पर उसका अमाउंट जो है वो 3 लाख रुपए जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये सबसेक्शन कहता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का जो कंपनसेशन अमाउंट है ना वो उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये एग्रीगेटेड। नाउ मेडिकल असेसमेंट गाइडेंस इन कैलकुलेटिंग द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अब जो भी डॉक्टर होगा वो किसी एम्प्लॉय की, किसी इंजर्ड एम्प्लॉय की जब अर्निंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर रहा होगा इंजरी के बाद, तो उस इंजरी, उस लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते समय शेड्यूल 1 में जो अलग अलग इंजरीज दी हुई हैं उनमें जितना लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी होता है उसे ध्यान में रखते हुए ही डॉक्टर को अपना डिसीजन लेना होगा। नाउ टेम्परेरी डिसेबलमेंट, अब टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में कंपनसेशन कितना मिलेगा? एम्प्लॉय को एक रेकरिंग पेमेंट मिलता है जो कि हाफ मंथ पर बेस्ड होता है, इक्वल टू 25% ऑफ हिज मंथली वेजेस। अब देखो रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग बेसिकली रिपीटेड नेचर के काम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेकरिंग यानी कि हर 15 दिन में उसे 15 डेज हाफ मंथली, ठीक है, हाफ मंथली ही यहाँ एक्ट में दिया हुआ है, 15 डेज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझने के लिए 15 डेज़ लिया है। तो हर 15 दिन में उसे उसके टोटल वेजेस का 25% अमाउंट मिलेगा। इसे एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर महीने उसे 50% ऑफ हिज वेजेस मिलेंगे, क्योंकि 25% 2 बार मिल गया उसे एक महीने में, है ना। तो उसके टोटल वेजेस का 50% हो गया। और ये जो वेजेस होंगे हाफ मंथली पेमेंट, ये हर महीने की 16th डे को दिए जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। अगेन एम्प्लॉय गेट्स अ रेकरिंग पेमेंट एवरी हाफ मंथ इक्वल टू 25% ऑफ हिज मंथली वेजेस। तो यहाँ पर ये कंपनसेशन उसे मिलेगा टेम्परेरी डिसेबलमेंट के रूप में। नाउ ऐसा कोई एक्सीडेंट जो इंडिया के बाहर हुआ है, तो यहाँ पर कमिश्नर का रोल इम्पॉर्टेंट है। कमिश्नर डिसाइड करेगा, कमिश्नर को अगर ये पता चलता है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय है, ऐसा कोई वर्कर है जिसका एक्सीडेंट इंडिया के बाहर हुआ है और दूसरे देश जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है उसे ऑलरेडी वहाँ पर कंपनसेशन मिल चुका है, तो फिर कमिश्नर ये डिसाइड करेगा कि जितना कंपनसेशन उसे बाहर मिला है उस कंपनसेशन को रिड्यूस करके जो भी इंडिया में कंपनसेशन बनता है उसे दे दिया जाए। मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में उसे कंपनसेशन मिल गया था 20,000 रुपये, इंडिया के 20,000 रुपये के हिसाब से उसे कंपनसेशन मिल गया था, ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर ये एक्सीडेंट हुआ होता तो उसे मिलते कम से कम 30,000 रुपये। तो यहाँ पर कमिश्नर कहता है कि भैया इस 30,000 में से 20,000 को माइनस कर दो और 10,000 रुपये उसे वापस दे दो, उसे कंपनसेशन के रूप में दे दो, बस। पावर टू स्पेसिफाई मंथली वेजेस, ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है मंथली वेजेस जो भी एम्प्लॉय के होंगे इस सबसेक्शन के पर्पज़ के लिए, तो उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब हाफ मंथली पेमेंट्स का मैकेनिज्म क्या होगा? हाफ मंथली पेमेंट्स जो भी होंगे वो 16th डे को दिए जाएंगी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर डिसेबलमेंट 28 दिन या उससे ज़्यादा रहा है मतलब, तो फिर
जिस दिन से डिसेबलमेंट शुरू हुआ है उस दिन से उसे हाफ मंथली पेमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर डिसेबलमेंट 28 दिन से कम रहा है, ठीक है, यानी मान लीजिए 20 दिन में ही वो ठीक हो गया, तो इस केस में डिसेबलमेंट से 3 दिन का एक वेटिंग पीरियड होगा। उस 30 दिन के बाद चौथे दिन से उसका डिसेबलमेंट पीरियड काउंट किया जाएगा और हाफ मंथली पेमेंट्स उसके चौथे दिन से ही शुरू होंगे। अब ये चलेंगे कब तक हाफ मंथली पेमेंट्स? ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम चले, किसी का 20 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसा नहीं है ना कि लाइफ टाइम उसे हाफ मंथली पेमेंट्स मिलता जाए, ऐसा नहीं होगा। हाफ मंथली पेमेंट्स या तो जब तक डिसेबलमेंट है तब तक मिलेगा, या फिर 5 सालों तक मिलेगा, जो भी पीरियड पहले ख़त्म हो जाए वो, ठीक है। मान लीजिए उसकी जो एम्प्लॉय है उसकी डिसेबलमेंट 3 साल चली, तो यहाँ पर 3 साल तक उसे हाफ मंथली पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई डिसेबलमेंट है जो ख़त्म ही नहीं हो रही और कम से कम चल रही है, 10 सालों तक चल रही है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर जो होगा वो 5 साल तक उसे हाफ मंथली पेमेंट्स देगा, उसके बाद वो हाफ मंथली पेमेंट्स को बंद कर देगा। अब अगर एक्सीडेंट होने के पहले एम्प्लॉयर ने कोई भी एडवांस पेमेंट एम्प्लॉय को दे दिया था, जो एम्प्लॉय ने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, तो फिर जो भी हाफ मंथली पेमेंट्स या तो फर्स्ट हाफ मंथली पेमेंट्स में से उसे रिड्यूस कर लिया जाएगा, या फिर अगर लमसम मिला हुआ है यानी इकट्ठा अमाउंट उसे मिला हुआ है कंपनसेशन का, तो उसमें से उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर वेज लॉस पर कैप भी है, कैप यानी कि लिमिट भी है। कोई भी हाफ मंथली पेमेंट जो होगा वो उसके पुराने एम्प्लॉय के जो पिछले वेजेस होंगे उसके हाफ से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय के पुराने वेजेस जो थे वो 20,000 रुपये थे, नए वेजेस जो हैं वो 12,000 रुपये हैं। अब पुराने वेजेस का हाफ कितना होगा? 10,000। नए वेजेस का हाफ कितना होगा? 6,000, ठीक है। 12,000 का आधा 6,000, डिफरेंस कितना है? 4,000 रुपये। तो उसे जो भी हाफ मंथली पेमेंट्स मिलेंगे ना इस एम्प्लॉय को, वो 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। भले ही उसका 25% जो मिलना चाहिए उसे वो 5,000 हो, लेकिन उसे सिर्फ 4,000 रुपये ही मिलेंगे कंपनसेशन के रूप में। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर ने जो भी खर्चा उस एम्प्लॉय के मेडिकल ट्रीटमेंट पर किया है उसे उसके कंपनसेशन से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मान लो इस एम्प्लॉय के मेडिकल ट्रीटमेंट पर हॉस्पिटल में एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, और अब वो सोच रहा है कि इसे जो भी मैं लमसम अमाउंट दूंगा या फिर हाफ मंथली पेमेंट दूंगा उसमें से 10,000 रुपये डिडक्ट कर लूँगा, काट लूँगा, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि ऐसा नहीं करोगे तुम, जो भी उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है वो अलग है, उसका कंपनसेशन अलग है, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, अगर उस एम्प्लॉय ने खुद अपने पैसे लगाकर अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर उठाया है तो इस अमाउंट को उसे रिफंड किया जाएगा, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम शाल बी रीइंबर्स्ड, यानी उसे वापस दिए जाएंगे वो पैसे जो उसने अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर पर खर्च किए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस एम्प्लॉय का एक्सीडेंट काम करने के दौरान हुआ है, एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में काम करने के दौरान हुआ है। नाउ प्रोपोर्शन पेमेंट ऑन अर्ली रिकवरी। अब मान लो 16th डे पर उसे हाफ मंथली पेमेंट दिया जाना था, ठीक है, 16 मई को दिया जाना था। मान लो मई के महीने में उसे 16 मई को उसे पैसे मिलने थे हाफ मंथली पेमेंट, लेकिन 10 मई को वो एकदम ठीक हो गया, भला चंगा हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये सबसेक्शन कहता है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसे प्रोपोर्शन अमाउंट दे दो, यानी इस 10 दिनों तक का ही अमाउंट दे दो। 16 जो उसे 15 दिन का जो हाफ मंथली पेमेंट मिलना था ना, उसमें से सिर्फ 10 दिनों तक का उसे अमाउंट दे दो। अब अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट जो उसकी काम करने के दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर उसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पर उसे कंपनसेशन के अलावा यानी 50% या 1,20,000 रुपये के अलावा एडिशन में 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। ये 5,000 रुपये उसे जो फ्यूनरल एक्सपेंस जो उसका फ्यूनरल होगा डेथ के बाद उसके लिए दिए जाएंगे। अब ये दिया किसको जाएगा? सबसे पहले तो कमिश्नर के पास ये अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। देखो कोई भी अमाउंट हो, चाहे कंपनसेशन का हो या कोई भी अमाउंट हो, सबसे पहले कमिश्नर के पास ही जाता है। कोई भी एम्प्लॉयर डायरेक्टली किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं दे सकता, उसे कंपनसेशन माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो भी कंपनसेशन का अमाउंट होता है वो सबसे पहले कमिश्नर के पास जाता है और कमिश्नर फिर उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है। अब ये जो 5,000 रुपये का फ्यूनरल एक्सपेंस है ये दिया जाएगा डिपेंडेंट अर्ली एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट को जिसने फ्यूनरल एक्सपेंडिचर उठाया है, ठीक है, या फिर उस इंसान को, अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो उस इंसान को ये 5,000 रुपये दिए जाएंगे जिसने फ्यूनरल एक्सपेंसेस किए हैं, उठाए हैं, ठीक है।
यानी जो अंतिम क्रियाकर्म जो किया है उस एम्प्लॉय का, जिस इंसान ने, उसे ये 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस अमाउंट को भी एनहांस कर सकती है, बढ़ा सकती है समय के साथ। सेक्शन 4A, कंपनसेशन टू बी पेड विद इन व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। सीधी सीधी बात, ये बेसिक रूल इस्टेब्लिश कर रहा है कि जैसे ही कंपनसेशन ड्यू हो जाता है, एम्प्लॉयर को कंपनसेशन दे देना चाहिए एज सून एज, ठीक है। अब लेकिन एम्प्लॉयर यहाँ पर मना कर रहा है कि भैया मेरी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, मैं क्यों मानूँ कि इसका एक्सीडेंट मेरी फैक्ट्री में काम करने के दौरान हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता। यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर डिसएग्री करता है, अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, तब भी उसे प्रोविजनल पेमेंट देना ही होगा। प्रोविजनल पेमेंट देना होगा, और ये अमाउंट वो देगा कमिश्नर को, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय को, एज द केस में बी, विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ एम्प्लॉय टू मेक एनी फर्दर क्लेम। यानी इस अमाउंट को देने के बाद भी एम्प्लॉय अब भी फर्दर क्लेम रेज कर सकता है इस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के लिए भी पेनल्टी है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर पे नहीं करता है कंपनसेशन 1 महीने के अंदर अंदर, यानी मान लो 1 मई को उसका कंपनसेशन जो था एम्प्लॉय का वो ड्यू हो गया था, और उसने 1 मई से आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कंपनसेशन दिया ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर कमिश्नर उस टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा सकता है। इंटरेस्ट कितना होगा, या तो 12% होगा, या फिर शेड्यूल बैंक जो होती हैं उनका जो मैक्सिमम लैंडिंग रेट होता है उतना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। लैंडिंग रेट बेसिकली जो शेड्यूल बैंक्स लोन देती हैं ना, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, तो उतना हो सकता है अमाउंट इंटरेस्ट, या फिर 12% हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। शेड्यूल बैंक की लैंडिंग रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर एम्प्लॉयर डिले कर रहा है और उसका डिले अनजस्टिफाइड है, तो यहाँ पर कमिश्नर इस पर पेनल्टी भी लगा सकता है, और वो पेनल्टी कम से कम 50% तक हो सकती है उस टोटल कंपनसेशन अमाउंट का। मतलब कंपनसेशन अगर 20,000 रुपये था, तो इसका 10,000 रुपये ये पेनल्टी के रूप में कमिश्नर इस पर लगा सकता है, लेकिन 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकता। पर यहाँ पर भी कमिश्नर पेनल्टी लगाने से पहले एक मौका उस एम्प्लॉयर को देगा कि तुम रीज़न बताओ कि तुमने अब तक इतना डिले कंपनसेशन देने में क्यों किया है। अगर कमिश्नर को लगता है कि हाँ भैया ये एक रीज़नेबल कॉज था और मजबूरी थी एम्प्लॉयर की, तो यहाँ पर वो कंपनसेशन को हटा भी सकता है। शेड्यूल बैंक जो कि RBI एक्ट 1934 में डिफाइंड है वही है। सबसेक्शन 3A, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो होंगे वो शैल बी पेड टू एम्प्लॉय और हिज डिपेंडेंट्स एज द केस मे बी, ठीक है। अगेन इस अमाउंट पर जो भी पेनल्टी है 50% लगी है, या फिर ये 12% का इंटरेस्ट लगा है, ये भी या तो एम्प्लॉय को ही दिया जाएगा डिसेबलमेंट के केस में, डेथ के केस में डिपेंडेंट्स को दिया जाएगा। सेक्शन 5, वेजेस कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे। सबसे पहले, वेयर द एम्प्लॉय हैज़ ड्यूरिंग अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ्स, यानी एक एम्प्लॉय ने कम से कम 12 महीने तक, एक्सीडेंट होने से 12 महीने पहले किसी भी फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम किया है, और उसे उन 12 महीनों में जो उसे वेजेस मिले हैं उनका टोटल कर लो, ठीक है। मान लो उसे 12 महीनों में टोटल 1,20,000 रुपये वेजेस के रूप में मिले थे, ठीक है। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि 12 महीने थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी उसका मंथली वेजेस निकालना है वो एवरेज रूप में हमें निकालना है, ठीक है। यानी 10,000 रुपये जो होंगे वो उसका एवरेज मंथली वेजेस के रूप में आ जाएंगे, बस। अब अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने 1 महीने से भी कम काम किया है, तो उस रूप में क्या होगा, यहाँ पर सेम वर्क में सेम एम्प्लॉयर के अंडर किसी दूसरे एम्प्लॉय के वेजेस को देख लो और उसके एवरेज मंथली वेजेस निकाल लो, वही सेम फार्मूला लगाकर 12 महीने वाला, और उसके हिसाब से उस एम्प्लॉय के भी वही वेजेस मान लो जिस एम्प्लॉय ने 1 महीने से भी कम काम किया हुआ है, ठीक है। अब अगर उसी एम्प्लॉयर में कोई और एम्प्लॉय मिल ही नहीं रहा है, तो फिर सेम लोकेलिटी में सिमिलर वर्क का कोई एम्प्लॉय देख लो, उसके वेजेस कैलकुलेट करके इसके वेजेस मान लो, ठीक है। यानी कि एक एम्प्लॉय था R, ठीक है, उसने सिर्फ 10 दिन काम किया है, इसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब यहाँ पर इसके कंपनसेशन को के लिए वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्लॉज कह रहा है कि आप उसी एम्प्लॉयर के अंडर किसी दूसरे एम्प्लॉय को देख लो। दूसरा एम्प्लॉय था C, ठीक है, इसके मंथली वेजेस 5,000 रुपये निकल रहे थे, तो अब इस R के जो वेजेस हैं वो 500 रुपये मान लो,
अब ऐसा भी केस हो सकता है कि ये सी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई और एम्प्लॉई है ही नहीं यहाँ पर ऐसा इस काम में, ठीक है। तो सेम लोकेलिटी में किसी दूसरे एम्प्लॉय को ले लो, उसके वेजेस ले लो और उसके जो वेजेस निकलेंगे उसको आर के कंपनसेशन के लिए वेजेस मान लो यहाँ पर। बाकी सभी केसेस में इंक्लूडिंग द केसेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मंथली वेजेस, यहाँ पर 30 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वेजेस अर्नड इन लास्ट कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है। कंटिन्यूस पीरियड बेसिकली यहाँ पर अनइंटरप्टेड 14 डेज वाला पीरियड कंटिन्यूस पीरियड माना जाता है, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए। मतलब कि ऐसे सभी केसेस जहाँ पर मंथली वेजेस कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर 30 से उन टोटल वेजेस को मल्टीप्लाई करो जो किसी भी एम्प्लॉय ने कंटिन्यूसली 14 दिन काम करके कमाए हैं, बस, ठीक है। नाउ सेक्शन 6 रिव्यू के लिए बात करता है। रिव्यू मतलब कि हाफ मंथली पेमेंट अंडर दिस एक्ट जो भी उस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, अब वो चाहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अग्रीमेंट से हो या फिर कमिश्नर के ऑर्डर के ज़रिए हो, जो भी हाफ मंथली पेमेंट दिया जा रहा है ना, उसे या तो एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन पर या फिर एम्प्लॉय की एप्लीकेशन पर कमिश्नर रिव्यू कर सकता है। अब ये रिव्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमेशा ही जो एम्प्लॉय है उसका डिसेबलमेंट बना रहे और हाफ मंथली पेमेंट्स उसे दिए जा रहे हैं, है ना। हो सकता है वो ठीक हो गया हो सकता है उसकी कंडीशन और बुरी हो गई हो, है ना। इसीलिए रिव्यू करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन चाहे एम्प्लॉयर दे या एम्प्लॉय दे, वो एप्लीकेशन उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए जो कि एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दिया जाना चाहिए, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट बताएगा कि उस एम्प्लॉय की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं। अगर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के दे रहे हो तो फिर जो एप्लीकेशन दोगे वो इस एक्ट में दिए हुए रूल्स के हिसाब से दी जाएगी। सबसेक्शन 2, रिव्यू करने के बाद कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर ने एप्लीकेशन रिव्यू की और उसने ये पाया कि एम्प्लॉय की कंडीशन और बुरी हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर वो उसके जो हाफ मंथली पेमेंट्स हैं उसको इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। कमिश्नर को लग रहा है कि नहीं अभी तो सेम है, कंडीशन उसकी सेम है, तो कंटिन्यू भी रख सकता है जो उसको मिल रहे हैं अभी। कंडीशन ठीक हो गई है तो कम कर दो, अगर बिल्कुल पूरी तरह से वो रिकवर हो चुका है, पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो हाफ मंथली पेमेंट्स को ख़त्म कर दो। और अगर ये लगता है कि भैया अब तो इसे परमानेंट डिसेबलमेंट ही हो चुका है, तो उसका जो भी हाफ मंथली पेमेंट है ना उसे लमसम में कन्वर्ट कर दो, और इस लमसम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी उसे अब तक हाफ मंथली पेमेंट्स के रूप में जो भी अमाउंट मिल चुका है उसे डिडक्ट कर दो। मतलब मान लीजिए कमिश्नर को लगता है कि इसे लमसम अमाउंट देना चाहिए और लमसम अमाउंट 1 लाख रुपये इसका बनता है, ठीक है, लेकिन अब तक जो उसे हाफ मंथली पेमेंट्स मिले हैं वो 20,000 रुपये तक मिल चुके हैं, तो इस 1 लाख में से 20,000 को डिडक्ट कर दो और 80,000 रुपये उसे लमसम के रूप में दे दिए जाएंगे, बस। सेक्शन 7, कम्यूटेशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स। Any right to receive half monthly payments may be redeemed by the payment of a lump sum in either of the following ways. या तो एग्रीमेंट के ज़रिए दोनों पार्टी जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होंगी वो डिसाइड कर लेंगी कि हाँ चलो ठीक है हाफ मंथली पेमेंट्स की जगह तो मुझे लमसम अमाउंट दे दो, ठीक है, या फिर कमिश्नर डिटरमाइन करेगा। अगर पार्टीज़ खुद अग्री नहीं कर पाती हैं तो एप्लीकेशन पर कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं कमिश्नर के पास, और कमिश्नर फिर डिसाइड करेगा कि इसे लमसम अमाउंट दे देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ तब करेगा कमिश्नर जब उसे ये पता चलेगा, जब उसे ये लगेगा कि हाफ मंथली पेमेंट्स अब 6 महीने से ज़्यादा से दिए जा रहे हैं, ठीक है। यानी जनवरी में हाफ मंथली पेमेंट शुरू हुए थे और अब अक्टूबर आ चुकी है, हाफ मंथली पेमेंट्स चल ही रहे हैं, तो फिर दोनों में से किसी की भी एप्लीकेशन पर कमिश्नर ये डिसाइड करेगा कि इसे एक लमसम अमाउंट दे दो। अब वो लमसम अमाउंट कितना होगा, या तो दोनों पार्टीज़ खुद अग्री कर लें या फिर कमिश्नर डिटरमाइन करेगा कि इसे इतना हाफ मंथली पेमेंट दे दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंडेटरी डिपॉजिट विद कमिश्नर, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी मेड ओनली बाय द डिपॉजिट विद कमिश्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय हुज इंजरी हैज़ रिजल्टेड इन डेथ, ठीक है। बेसिकली जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो कंपनसेशन का अमाउंट होगा वो कमिश्नर से होकर ही एम्प्लॉय के पास जाएगा। डायरेक्टली कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे भी देता है तो उसे कंपनसेशन माना ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पर कमिश्नर के पास ये अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है, और ये अमाउंट डेथ का भी हो सकता है, और अगर लमसम अमाउंट है ना
तो ये लमसम अमाउंट ना तो वुमन को दिया जाएगा और ना ही पर्सन अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी को दिया जाएगा। लीगल डिसेबिलिटी बेसिकली माइनर को मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीगली डिसेबल है किसी भी अमाउंट को रखने के लिए, है ना। कोई 5 साल का बच्चा है, वो 1,20,000 रुपये नहीं संभाल सकता। और वुमन का केस यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि जब ये एक्ट बनी थी तब वुमन एक बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन था सोसाइटी का, ठीक है। तो इतना सारा पैसा अगर किसी वुमन को दिया जाएगा, ऑल्दो 1,20,000 रुपये तब नहीं था, तब बहुत कम था, लेकिन तब भी उस समय के हिसाब से अगर वुमन को इतना पैसा दिया जाता तो इमेजिन दी कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। कोई भी उस वुमन का मर्डर करके वो पैसा लेके जा सकता था, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ ऐड की गई थी, किसी वुमन को लमसम अमाउंट नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी को ये अमाउंट दिया जाएगा, बेसिकली माइनर को नहीं दिया जाएगा। नाउ एडवांस पेमेंट्स परमिटेड हैं यहाँ पर। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो डिसीज्ड एम्प्लॉय की, यानी उस एम्प्लॉय की जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके डिपेंडेंट्स को कम से कम उस एम्प्लॉय के 3 महीने के वेजेस दे सकता है, ठीक है। 3 महीने के वेजेस दे सकता है एम्प्लॉय के परिवार को, डिपेंडेंट्स को, ठीक है। और इस अमाउंट को कमिश्नर जो होगा वो टोटल लमसम अमाउंट में से डिडक्ट कर लेगा और एम्प्लॉयर को वापस दे देगा, रीपे कर देगा, ठीक है ना। वॉलेंट्री डिपॉजिट फॉर अदर सम्स। अब कोई भी ऐसा अमाउंट जो 10 रुपये से ज़्यादा है और कंपनसेशन के रूप में दिया जाना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, तो सबसे पहले वो कमिश्नर के पास डिपॉजिट किया जाएगा। कमिश्नर रिसीट एज डिस्चार्ज। एक एम्प्लॉयर है, उसने कमिश्नर के पास सारा कंपनसेशन का जो पैसा था, मान लीजिए 1,20,000 रुपये, वो जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया और एम्प्लॉयर को एक रिसीट मिल गई, ठीक है, कि हाँ भैया चलो ठीक है, तुमने कंपनसेशन का 1,20,000 रुपये मेरे पास जमा करवा दिया है और अब मैं डिपेंडेंट्स को दे दूंगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर अपनी लीगल लायबिलिटी से फ्री हो जाता है क्योंकि उसके पास लीगल प्रूफ है कि वो कंपनसेशन दे चुका है। अब ये जिम्मेदारी कमिश्नर की बनती है कि वो डिपेंडेंट्स को सारा पैसा दे। अब ये पैसा मिलने के बाद कमिश्नर क्या करेगा? सबसे पहले कमिश्नर एक नोटिस पब्लिश करेगा उन सभी डिपेंडेंट्स के लिए जिन्हें ये पैसा मिलेगा, 1,20,000 रुपये जिन भी डिपेंडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए उनके लिए एक नोटिस इशू करेगा कमिश्नर, ठीक है। और उन सभी से बोलेगा कि आप अपीयर हों, ठीक है, अपीयर बिफोर हिम, यानी कमिश्नर ऑफिस में बेसिकली आप आइए, इस तारीख को आइए और वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि किसको कितना कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन कमिश्नर को इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि यार इस एम्प्लॉय के तो कोई डिपेंडेंट्स हैं ही नहीं, है ना। तो जो भी बैलेंस ऑफ मनी कमिश्नर के पास बचा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बाद, तो वो एम्प्लॉयर को वापस दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्ट में डिफाइन नहीं है कि ये बैलेंस किसका बचा हुआ है, ठीक है। एक्ट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, कमिश्नर शैल रीपे द बैलेंस ऑफ द मनी टू द एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स थे नहीं तो कंपनसेशन किसी को दिया ही नहीं जाएगा, है ना, कोई डिपेंडेंट ही नहीं है लेने के लिए, तो ये अमाउंट एम्प्लॉयर को वापस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर कमिश्नर ने वो सारा अमाउंट डिपेंडेंट्स में बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन पर एम्प्लॉयर ने कमिश्नर से पूछा कि भैया मैंने जो तुम्हें कंपनसेशन का पैसा दिया था अपने एम्प्लॉय के लिए, वो तुमने किस में बांटा, कितना बांटा, ये मुझे बताओ। तो यहाँ पर कमिश्नर एक स्टेटमेंट एम्प्लॉयर को देगा। अपोर्शनमेंट अमंग डिपेंडेंट्स, यानी कमिश्नर डिसाइड करेगा कि कितना प्रोपोर्शन उस अमाउंट का, कंपनसेशन अमाउंट का कितना प्रोपोर्शन जो होगा वो किस डिपेंडेंट को दिया जाएगा, या फिर कमिश्नर अगर चाहे तो एक डिपेंडेंट को भी सारा पैसा दे सकता है। पेमेंट टू पर्सन एंटाइटल्ड, वेयर एनी कंपनसेशन डिपॉजिट विद द कमिश्नर इज पेबल टू एनी पर्सन। नाउ कमिश्नर शैल पे द मनी टू द पर्सन एंटाइटल्ड इफ दैट पर्सन इज नॉट अ वुमन और अ पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। मतलब अगर जो कंपनसेशन दिया जाना है किसी भी पर्सन को तो कमिश्नर उसे पे कर देगा, लेकिन अगर वो कोई वुमन है या फिर पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी है तो उसे पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी केसेस हैं तो वहाँ पर पे कर सकता है, मतलब हाफ मंथली पेमेंट्स के केस में यहाँ पर पे किया जा सकता है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन एंड पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। लमसम के केस में कोई भी अमाउंट जो वुमन या पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी को दिया जाना है, मान लो पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी अब से हम माइनर के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, माइनर मान लीजिए इसे आप, तो इस लमसम अमाउंट को कमिश्नर जो होगा वो इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। जो भी
वुमन या फिर माइनर के बेनिफिट में होगा, उस हिसाब से कमिश्नर यहाँ पर डायरेक्ट करेगा कि इसे इन्वेस्ट कर दो, अप्लाई कर दो, या फिर किसी भी ऐसी तरीके से डील करो जो उस वुमन के या फिर माइनर के बेनिफिट में हो। अगर हाफ मंथली पेमेंट का केस है तो हाफ मंथली पेमेंट जो है किसी भी पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, देखो वुमन को हाफ मंथली पेमेंट तो दिया जा सकता है, लेकिन माइनर को तब भी नहीं दिया जा सकता। तो कमिश्नर या तो खुद से या फिर किसी एप्लीकेशन से ये जो हाफ मंथली पेमेंट्स है ना, ये किसी और डिपेंडेंट को दे देगा, एम्प्लॉय के किसी और डिपेंडेंट को, या फिर ऐसे किसी इंसान को जिसमें कमिश्नर को लगता है कि हाँ ये एम्प्लॉय के वेलफेयर में ही काम करता था, तो इसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने मूवीज़ में कई बार देखी होगी, मेनली पुरानी मूवीज़ में ही होता था कि कोई भी एक बड़ा अमाउंट होता था जो एक बच्चे के नाम किया जाता था, लेकिन क्योंकि वो बच्चा छोटा होता था उस बच्चे का जो केयर टेकर था, गार्जियन था, उसके नाम वो सारा पैसा कर दिया जाता था, और जब वो बच्चा 21 साल का हो जाएगा तो सारा पैसा उसे दे दिया जाएगा, है ना। सेम केस यहाँ पर होता है। नाउ पावर टू वेरी ऑर्डर्स वेयर ऑन एप्लीकेशन और अदरवाइज, कमिश्नर को अगर ये लगता है कि जो पेरेंट जिसे कंपनसेशन दिया गया है वो अब अपने बच्चे को नेगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो टाइम बदलता है ना। कोई भी मान लीजिए एक विडो थी, ठीक है, जैसे कंपनसेशन का अमाउंट दे दिया गया, लेकिन उस विडो ने अब दूसरी शादी कर ली और अब जो उनका बच्चा था उसे नेगलेक्ट कर रही है, उसे मान ही नहीं रही, या फिर किसी ऐसे गार्जियन को वो पैसा दे दिया गया है जो उन फंड्स का, उस पैसे का मिसयूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर कमिश्नर अपना ऑर्डर चेंज भी कर सकता है, ये ही बात सबसेक्शन 8 कह रहा है बस, ठीक है। लेकिन कमिश्नर अपना ऑर्डर चेंज करने से पहले उस पर्सन को जिसके अंडर वो फंड्स हैं, ठीक है, उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि अपना पक्ष रख ले बेसिकली, और कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि जो पैसा कंपनसेशन के रूप में दिया गया है उसे रीपे कर दो, वापस दे दो, ऐसा कोई भी ऑर्डर कमिश्नर पास नहीं कर सकता। नाउ रिकवरी ऑफ फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड कंपनसेशन, अगर कोई भी कंपनसेशन फ्रॉड, इम्पर्सोनेशन या फिर अदर इम्प्रॉपर मीन से ऑब्टेन किया गया है, लिया गया है, तो उसे रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट दिया गया है उसे रिकवर कमिश्नर करवाएगा, ठीक है, सेक्शन 31 में जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से। सेक्शन 9, कंपनसेशन को सबसे पहले तो आप असाइन नहीं कर सकते, मतलब कि जो भी कंपनसेशन का अमाउंट आपको मिला हुआ है वो आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। उस अमाउंट पर लोन नहीं ले सकते, उस अमाउंट को कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए सीज़ नहीं कर सकते, बी लायबल टू अटैचमेंट, ये सभी चीज़ें जो दी हैं ना उस कंपनसेशन अमाउंट के साथ, ये सब नहीं हो सकता बस, ठीक है। और एम्प्लॉयर ये भी नहीं कर सकता कि मान लीजिए वो एम्प्लॉई से कह दे कि तुमने मुझसे गाड़ी लेके गए थे तुम मेरी, और तुमने मेरी गाड़ी ठोक दी थी, उसका जो भी पैसा होगा वो मैं तुम्हारी हाफ मंथली पेमेंट से काट लूँगा, तो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकता। एनी क्लेम बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम, दिस कैनॉट हैपन, ठीक है। कंपनसेशन को ना ही असाइन किया जाएगा, ना ही अटैच किया जाएगा, ना ही चार्ज किया जाएगा, ना ही उसे किसी और पर्सन के पास किया जाएगा, ना ही उस पर क्लेम सेट ऑफ किए जाएंगे। ओके, तो ये थी आज की क्लास, और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट में अब तक के जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी में सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी कंपनसेशन का अमाउंट दिया हुआ है 50%, 60%, 1,20,000, 1,40,000 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। सेक्शन 10 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।